हेलो दोस्तों, कैसे हैं सभी लोग। उम्मीद है सभी लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि बहुत से बच्चों की रिकमेंडेशन थी कि सर जी प्लीज फिजिक्स का वीडियो बनाए। फिजिक्स क्लास ट्वेल्थ का मार्क कमेंट भर भर के आ रहे हैं। तो आज आप लोगों की बहुत ही गुजारिश पर, रिकमेंडेशन पर आज हम क्लास ट्वेल्थ का फिजिक्स का पहला चैप्टर पढ़ेंगे और बहुत ही आसान भाषा में पढ़ेंगे इसको। जैसे पहला चैप्टर हमारा क्या नाम है, विद्युत आवेश, कूलाम का नियम तथा विद्युत क्षेत्र। डिफिनीशन जो होती है, इसकी मेन चीज होती है इसके डिफिनीशन। फिजिक्स में जो है डिफिनीशन जो है आपकी क्लियर होनी चाहिए और उसके डेरिवेशन जो है वो क्लियर होने चाहिए और उसके साथ ही जिसके फार्मूले होते हैं वो आपको क्लियर होने चाहिए। फिजिक्स का बेसिक फंडा होता है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना, कि किसी भी पार्टिकुलर जैसे कोई कॉन्सेप्ट दे रखा, पहले उस कॉन्सेप्ट के बारे में सटीक बिल्कुल जानकारी होनी चाहिए और जो उससे फार्मूला ड्राइव निकल के आता है वो हमको ध्यान होना चाहिए। क्यों? क्योंकि फिजिक्स में आधे से ज़्यादा आपको न्यूमेरिकल लगाने पड़ते हैं और जिसके न्यूमेरिकल कंप्लीट हैं, लगाने आते हैं, उसको समझ लो उसको फिजिक्स का अंडर खत्म। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग बेसिक से जानेंगे कि एक एक चीज कि मतलब ये होता क्या है, कहाँ से आया, इसका फार्मूला कैसे ड्राइव करते हैं और इस फार्मूले का यूज कहाँ करते हैं। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं ट्वेल्थ क्लास का पहला चैप्टर, जिसका नाम है विद्युत आवेश, कूलाम का नियम तथा विद्युत क्षेत्र। ठीक है। इसी प्रकार से जैसे मेरा जो चैप्टर का नाम है विद्युत आवेश, तो सबसे पहले यही हेडिंग हम डाल देंगे कि विद्युत आवेश क्या होता है। विद्युत आवेश, विद्युत आवेश इसको इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज इलेक्ट्रिक चार्ज विद्युत आवेश जैसे होता है, जैसे चार्ज मतलब आवेश उत्पन्न होना। जब कोई दो वस्तु हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं करके दिखाता हूं आपको, चलो ऐसे समझो कि दो वस्तु हैं, अगर उन वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो इनके बीच में एक फ्रैक्शन होता है, जहां पे जैसे मान लिया जैसे जब पेन और मार्कर के ऊपर दो वस्तु रगड़ी जाती हैं तो इनके बीच में जो फ्रैक्शन, घर्षण होता है, तो इस वस्तु के कुछ इलेक्ट्रॉन इस वस्तु में आ जाते हैं और इस वस्तु के कुछ इलेक्ट्रॉन इस वाली वस्तु में आ जाते हैं। जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉन जाते हैं उस पर निगेटिव चार्ज और जिस वस्तु से जाते हैं उसमें पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। यही हमारा विद्युत आवेश होता है। क्या लिखेंगे कि जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो क्या होगा कि जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो एक वस्तु से कुछ इलेक्ट्रॉन हम लोग इलेक्ट्रॉन को आगे के कॉन्सेप्ट में ई करके लिखा करेंगे कि कुछ इलेक्ट्रॉन, क्या लिखा कि एक वस्तु से कुछ इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरी वस्तु में चले जाते हैं। दूसरी वस्तु में चले जाते हैं। जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उस पर पॉजिटिव चार्ज तथा
जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉन जाते हैं उस पर निगेटिव चार्ज आ जाता है। निगेटिव चार्ज आ जाता है। ये तो बात इसकी क्लियर होगी। ठीक, क्या कहा है कि जब दो वस्तुओं को, डिफिनीशन हम लोग जो है कोई भी थ्योरी होती है उसको हम रटते नहीं हैं, उसको सिर्फ समझते हैं। देखो यहीं पर आपकी डिफिनीशन क्लियर हो जाएगी। जरा ध्यान से, मेरे साथ ही ध्यान से पढ़ना कि जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो एक वस्तु से कुछ इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरी वस्तु में चले जाते हैं। जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उस पर पॉजिटिव चार्ज और जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉन जाते हैं उस पर निगेटिव चार्ज। यहाँ पे थोड़ा सा कुछ उल्टा कॉन्सेप्ट होता है। उल्टा कॉन्सेप्ट कैसे, मतलब हमारे दैनिक जीवन से थोड़ा हटके। कैसे कि जैसे यहाँ पे एक बात आई है कि जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उस पर पॉजिटिव चार्ज, मतलब मेरे पास पैसे हैं और हम खर्च कर रहे हैं फिर भी मेरे पास बढ़ोतरी दिखाई जा रही है। ठीक है, और उसके बाद कह रहा है कि जिस वस्तु में जाते हैं, मैंने जिसको दिया उसके पास तो थे ऑलरेडी, और उसके पास कह रहा है उसके पास निगेटिव चार्ज, मतलब उसके पास कमी आ गई। जे फिजिक्स और केमिस्ट्री में थोड़ा सा उल्टा माना जाता है। क्यों? क्योंकि जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो कमजोर माना जाता है और जो निगेटिव चार्ज होता है वो स्ट्रांग माना जाता है, इसलिए यहाँ पे ऐसा होता है। तो ये तो हो गया हमारा बेसिक जानकारी। अब एक्चुअल में विद्युत आवेश होता क्या है, अब उसे पढ़ेंगे कि किसी पदार्थ का, जो इसकी मेन डिफिनीशन है कि किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण कि किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होते हैं। किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें वैद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होते हैं। क्या कहलाता है? विद्युत आवेश कहलाता है। होते हैं, विद्युत आवेश कहलाता है। इसे स्मॉल क्यू से प्रदर्शित करते हैं। इसको स्मॉल क्यू से प्रदर्शित करते हैं। यह एक अदिश राशि है। यह एक अदिश राशि है। इसका मात्रक क्या होता है? विद्युत आवेश का इसका मात्रक कूलाम होता है। बस हो गई आपकी डिफिनीशन कि किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होते हैं। क्या होते हैं? उत्पन्न होते हैं। विद्युत आवेश कहलाता है। विद्युत आवेश को स्मॉल क्यू से प्रदर्शित करते हैं। यह एक अदिश राशि है और इसका मात्रक कूलाम होता है। तो ये तो हो गया हमारा विद्युत आवेश। ठीक है, अब इसको हम छोटा सा फार्मूला भी ड्राइव होगा कि मान लो कि यदि किसी वस्तु से n इलेक्ट्रॉन, n मतलब n एक हमारी कोई संख्या है, जैसे 4, 5, 6 कुछ भी हो सकता है, कि n इलेक्ट्रॉन निकल कर दूसरी वस्तु में चले जाते हैं।
तो वस्तु पर आवेश, कि मान लो कि यदि किसी वस्तु से n इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरी वस्तु में चले जाते हैं तो वस्तु पर आवेश कैसा होगा, तब हम लिख देंगे यहां पर वस्तु पर आवेश। देखो इसका फार्मूला होता है Q बराबर NE। मेरे पास स्पेस नहीं है ज्यादा, इस फार्मूले को आप नीचे ही लिखना, जस्ट इसके नीचे, कि Q बराबर NE। ये हमारा फार्मूला होता है। कि क्या होता है इसको हम एक बार फिर से पढ़ते हैं और अब समझते हैं कि कोई भी थ्योरी होती है रटी नहीं जाती, बस उसमें ये समझना होता है कि इसमें कह क्या रहा, इसमें मेन पॉइंट क्या है। तो मेन पॉइंट पकड़िए ना इसकी, वो तो चलो आप आवेश से वो नॉर्मल सी डिफिनीशन थी, मेन डिफिनीशन लिखी जहां पे मैं इसको फिर से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जरा समझिए कि जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो एक वस्तु से कुछ इलेक्ट्रॉन निकलकर, यहां पर बात समझिए, कुछ इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरी वस्तु में चले जाते हैं। ठीक है, इतनी बात आगे समझ में। फिर कह रहा है कि जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उस पर पॉजिटिव चार्ज तथा जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉन जाते हैं उस पर निगेटिव चार्ज आ जाता है। ये तो इसकी बेसिक डिफिनीशन हो गई। फिर मेन डिफिनीशन क्या है? मेन डिफिनीशन है कि किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण, किसके कारण, कि किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें, मेन चीज है, वैद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होते हैं। वैद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होते हैं, विद्युत आवेश कहलाता है। इसको हम स्मॉल q से प्रदर्शित करते हैं, या एक अदिश राशि है, इसका मात्रक कूलाम होता है। ठीक है, उसके बाद बोला है कि जैसे मान लो कि यदि किसी वस्तु में n इलेक्ट्रॉन, n मतलब 10 हो सकते हैं, 1000 हो सकते हैं, 50,000 हो सकते हैं, कि किसी वस्तु से n इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरी वस्तु में जाते हैं, तब क्या होगा? Q बराबर NE। ठीक है, इतनी बात समझ गई। चलिए मैं इसके बारे में और कुछ बताता हूं आपको, इसको मिटाता हूं यहां पर से, कि ये Q बराबर NE है क्या, इसके बारे में जानते हैं कि Q बराबर NE क्या है। जरा देखो कि Q बराबर NE क्या है। ये Q तो यहां पे लिख देंगे जहां, मतलब वेयर Q क्या है हमारा, N क्या है हमारा, और E क्या है हमारा। इनके बारे में लिखना भी तो है कि ये है क्या आखिर। Q जो है वो तो हमारा हो जाएगा आवेश, क्योंकि अभी हमने पढ़ा है कि इसको Q से प्रदर्शित करते हैं, तो Q हो गया हमारा आवेश। N क्या है? N अभी बोला था इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो यहां पे इसको लिख देंगे इलेक्ट्रॉनों की संख्या, राइट। उसके बाद E जो है जो इलेक्ट्रॉन है, इस पे इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है? 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलाम। इसको याद रखना, क्योंकि इस वाले इलेक्ट्रॉन की वैल्यू को याद रखना, न्यूमेरिकल में जगह जगह पर इसका यूज होगा और पूछा जाएगा, वहां पे रखनी पड़ेगी इसकी वैल्यू, और फिर उसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे और इसका फिर हम मान निकालेंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया विद्युत आवेश हमारा कंप्लीट। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे कि कूलाम का नियम क्या होता। इस चैप्टर का पहला एक कॉन्सेप्ट, पहली हेडिंग है कूलाम। और देखना इसको हम कितनी सुंदर भाषा में, आसान भाषा में आपको समझाते हैं, ताकि आपको एक ही बार में यहीं पर क्लियर हो जाए, और जब आप उसको दोबारा पढ़ो तो आपको सिर्फ एक ही बार पढ़ने की जरूरत पड़े, बार बार उसको पढ़ने की जरूरत ना पड़े। तो देखिए हम आपको डेरिवेशन और प्लस उसकी थ्योरी एक में रिलेट करके आपको बताते हैं कि कोई भी चीज रटी नहीं जाती। क्यों? आप जानते हो कि रटंत विद्या चलत नाहि। तो यहां पर हम समझेंगे कि कूलाम का नियम क्या होता है। चलिए देखते हैं, पहले इसको मिटाते हैं, इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं कूलाम का नियम। ठीक है, इसके साथ अपने नोट्स बनाते रहना, साथ में कॉपी और पेन, एक रफ्फे साथ में लेके बैठो। जो भी कॉन्सेप्ट आपको क्लियर नहीं है उसके साथ हमारे साथ उसको क्लियर करते हैं और देखते हैं कि क्या इसकी मेन प्रॉब्लम है। तो मेन हेडिंग डाल दीजिए अगली हमारी, कूलाम का स्थिर नियम। मेन अगली हेडिंग है कूलाम का स्थिर, कूलाम का, या स्थिर बोलो या विद्युत बल का नियम बोलो, कूलाम का स्थिर विद्युत
विद्युत बल का नियम। ठीक, जो मैंने दो तरीके से लिखवाया कि कूलाम का स्थिर विद्युत बल का नियम, जो विद्युत बल का नियम पूछे चाहे कूलाम का नियम पूछे, एक ही बात होती है। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं कि इसके बारे में और क्या दे रखा है, पढ़ते हैं कि अक्सर इसका क्या होता है। कूलाम का नियम कोई बता सकता है क्या होता है? तो लिखिए, कैसे लिखते हैं जरा देखो। सबसे पहले लिखने का तरीका देखो क्या करते हैं कूलाम का नियम। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे डैश करके लाइन और फिर इनवर्टेड कामा में इसकी हम डेफिनेशन लिखते हैं। क्या लिखते हैं? डेफिनेशन। क्या लिखा कि दो स्थिर, क्या है कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल दोनों आवेशों की किसकी बात हम कर रहे हैं? क्या यहां पे कुछ समझ पा रहे हो? मैं कह रहा हूं कि दो स्थिर बिंदु आवेश के बीच लगने वाला बल दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के व्यतुक्रमानुपाती होता है। व्यतुक्रमानुपाती होता है। ठीक, ये हो गया हमारा कूलाम का नियम। क्या कह रहा है जरा फिर से समझिए। किसको रटने की जरूरत नहीं, मैंने फिर बोला है, किसको एक ही लाइन में क्लियर करते हैं कि दो स्थिर बिंदु आवेश, कोई दो आवेश हैं वो स्थिर हैं, कि दो स्थिर बिंदु आवेश के बीच लगने वाला बल दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के, यहाँ पे हो जाए वर्ग के, दूरी के वर्ग के व्यतुक्रमानुपाती होता है। ये होता है हमारा कूलाम का नियम। ठीक है, चलो देखते हैं इसके आगे कैसा होता है। कि माना, इसको प्रूफ भी तो करेंगे, कि माना दो बिंदु आवेश Q1 तथा Q2, माना दो बिंदु आवेश Q1 तथा Q2 एक दूसरे से स्मॉल r दूरी पर स्थित है। तब अब आपको दिखाना है, क्या करना है। देखो, ये आपकी मेन चीज हो गई। इसके बाद इसका फार्मूला ड्राइव करते हैं। कैसे ड्राइव करते हैं? क्या इसको हमको कहीं और से लाना पड़ेगा? नहीं, इसी डेफिनेशन से इसका ड्राइव करेंगे। कैसे? जरा एक बार मेरे साथ फिर से पढ़िए कि कूलाम का नियम क्या होता है। क्या लिखा है? किस नियम के अनुसार? ये तो आपको लिखना ही लिखना कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच
लगने वाला बल दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह हो गया कूलाम का नियम। अब इसको हम प्रूव कैसे करेंगे? देखो कि माना दो बिंदु आवेश Q1 तथा Q2 एक दूसरे से स्मॉल r दूरी पर स्थित हैं। क्या हमको कहीं और लेके जाना? नहीं। देखो कैसे करते हैं। जे एक हमारा बिंदु रहा, अब एक दूसरा हमारा जे बिंदु रहा, ठीक है। इसको नाम दे दो, जो हमारा आवेश है Q1, इस आवेश का नाम दे दो हमारा Q2। अब जरा देखो, ऐसे लिखा जाएगा कि माना दो बिंदु आवेश Q1 तथा Q2 एक दूसरे से स्मॉल r दूरी पर स्थित हैं, ठीक है। अब किसकी बात कर रहे हैं? कि इनके बीच क्या लिखा? दो स्थिर बिंदु आवेश, जे रहे दो स्थिर बिंदु आवेश के बीच लगने वाला बल, बल मतलब फोर्स, बल आवेशों की मात्राओं के आवेश की मात्रा की क्या है? Q1 इंटू Q2 के गुणनफल, के गुणनफल, Q1 और Q2 की गुणा मतलब गुणनफल। जब इनकी गुणा करोगे तभी तो होगा। आवेशों बोला, अगर एक आवेश बोलता तो या तो मैं Q1 लिखता या Q2 लिखता। उसने बोला है कि आवेशों की मात्राओं के गुणनफल, जब इनकी हम गुणा करेंगे Q1 और Q2 की तभी तो हमारा गुणनफल होगा। तो Q1 इंटू Q2 क्या लिखा? मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी, उनके बीच की दूरी कितनी है? मान लिया जे हमारा A है, जे हमारा B है, इनके बीच की दूरी कितनी है? R है। तो इनके बीच की दूरी के वर्ग के, तो मतलब जो वर्ग है R जो है हमारी, R इनके बीच की दूरी है और क्या बोला है? दूरी के वर्ग के, तो इस दूरी का हो जाएगा स्क्वायर, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और उससे पहले क्या बोला? कि गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। तो F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2 इंटू अपान में R स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया हमारा फार्मूला। अब समानुपाती का निशान जब हटाया जाता है तो कोई एक कांस्टेंट आता है, K या R जो भी हो, कांस्टेंट आ जाता है। मगर इस चैप्टर में जब इस समानुपाती के निशान को हम हटाएंगे तो इसकी जगह पे क्या आ जाएगा? F बराबर, जब समानुपाती का निशान हटाएंगे तो आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 इंटू Q2 अपान R स्क्वायर, ठीक है। इस ऊपर वाले को ऐसा ऐसा रहने दो, नीचे वाले को बंद करो। तो क्या आ जाएगा? Q1 F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 इंटू Q2 अपान R स्क्वायर, राइट। तो ये हो गया हमारा कूलाम का नियम। अब इसके बारे में लिखते हैं क्या है, जे है क्या? जो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्या है, R क्या है, F क्या है, इनके बारे में हम जानेंगे कि ये हैं क्या, ठीक है। चलिए हम उसको ऊपर से मिटाते हैं, उसके बाद इसको आकर हम बताते हैं। देखिए तो क्या लिखोगे इसके बारे में? तो लिखोगे जहां एप्सिलॉन 0 क्या है? निर्वात की वैद्युतशीलता है, निर्वात की वैद्युतशीलता है, ठीक है। और एप्सिलॉन 0 का मान कितना होता है वो भी लिख लो। एप्सिलॉन 0 का मान क्या होता है? 8 पॉइंट, बताओ जल्दी बताओ, 8.86 गुणे 10 की घात, जल्दी 10 की घात -14 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान होता है 9 गुणे 10 की घात 9 न्यूटन मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड, राइट। ये मैंने क्यों लिखवाया? क्योंकि ये वाली वैल्यू जो है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है,
क्योंकि जब हम न्यूमेरिकल लगाएंगे तो वहां पर एप्सिलॉन 0 का मान और 1/4 पर एप्सिलॉन 0 का मान हम यही रखा करेंगे, ठीक है, जिससे हमारा न्यूमेरिकल है बहुत आसानी से लग जाएगा। तो ये था हमारा आज का सेशन कूलाम का नियम, और ये हमारा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।